नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि वे एक तरीके से इंतजार कर रहे थे कि मुख्य परीक्षा का यदि सिलेबस आ जाए और टॉपिक वाइज सिलेबस आ जाए तो हम उसको अच्छी तरीके से और तैयार कर पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम है प्री का अभी रिजल्ट आ चुका है और एग्जाम जो आपका है वो 9 जुलाई को प्रस्तावित है। तो 9 जुलाई को होने वाले एग्जाम के लिए ये सिलेबस आज जारी हो चुका है, विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में सिलेबस के एनालिसिस के साथ साथ एक 2 माह की परफेक्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों को फॉलो करें जिससे कि अपना सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए, बिना किसी इधर उधर ये कहे कि किसी नेगेटिव प्रभाव से बचकर अपना सिलेक्शन हो जाए, उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, समय व्यर्थ नहीं करते हुए सीधी ही बात करते हैं, अपन सिलेबस एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपके वैसे प्री की आपने तैयारी की है, यदि जो समर्पित विद्यार्थी है तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की होगी। तो प्री की जिन्होंने तैयारी की है साथियों, उनकी काफी सारे चीजें इसमें से तैयार होगी तो वे एक अच्छी पोजीशन में होंगे। अब जिनकी तैयारी नहीं थी और क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में प्री क्वालिफाई हुए हैं, तो इसमें कई विद्यार्थी ऐसे भी है जिनकी एक बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी लेकिन ठीक ठाक तैयारी थी, तो उन्हें इसमें अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे यदि देखा जाए साथियों, अब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जिसमें अपने यहाँ पे आपको 160 प्रश्न मिलने वाले हैं आपको, और ये 160 प्रश्न जो होंगे वो 200 अंकों के होंगे, कुल अंक 200 होंगे और 3 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बदलाव बड़े हुए हैं, क्योंकि पहले जो स्कीम जारी की गई थी उसमें बदलाव हुए हैं, वहां 120 प्रश्न थे, अब 160 कर दिए गए। तो ये है, अब यहाँ पे जो प्रश्न है साथियों उसमें एक बहुविकल्पी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। यहाँ पे प्रश्नों के अंक समान होंगे। ठीक है, प्रश्नों के अंक समान है यानी प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है। तो यदि देखा जाए 160 प्रश्न है और 200 अंकों के हैं, तो यदि देखा जाए तो प्रति प्रश्न आपके लगभग 1.25 अंक का, ठीक है, प्रति प्रश्न, तो 1.25 अंक का प्रति प्रश्न होगा, जिसमें से हमेशा नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो यही होती है आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे कोई समझने की इससे कोई बड़ी आवश्यकता है नहीं। तो अपन आगे देखते हैं, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। अब पाठ्यक्रम इसमें से कैसे होगा, ठीक है, और इनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा ध्यान देनी है और कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं वो नहीं करनी है, क्योंकि सिलेबस ये बहुत भीम का सिलेबस है, एक तरीके से कह सके। इसमें बहुत अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी सफल होंगे। ठीक है, और एक पॉजिटिविटी के साथ में तैयारी करनी है, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, ये वाली सोच जो रखते हैं वो होंगे। कोई तो सिलेबस देख के घायल हो जाए तो वो बात अलग है। चलिए रणनीति पे भी बात करेंगे अपन। साथियों, ये चीज अच्छा है क्योंकि जैसे पिछला सिलेबस था तो इतना व्यवस्थित रूप से सिलेबस एनालिसिस नहीं था उसके अंदर। यहाँ पे सिलेबस के टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से दिए, तो उसमें आप अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओगे कि कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन से छोड़ने हैं, ये थोड़ा सी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य हिंदी। ठीक है, अब शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे साथ में तैयारी करनी है, और इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो स्पेशली यदि कोई शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं और वीडियो की भी देना चाहते हैं वो। लेकिन मेरा सजेशन यदि आप चाहेंगे तो वो यही है कि यदि समर्पित आप शिक्षक भर्ती के प्रति है तो आपको यहाँ पे त्याग करना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्यों शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित है तो उसको ज्यादा महत्ता दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारे सब्जेक्ट मिलाए हुए हैं, तो वहां पे भी आपके फिर क्या होगा कि वहां पे भी गैप पड़ जाएगा और यहाँ पे ये कवर करने में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यहाँ पे सामान्य हिंदी में देखा जाए साथियों, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म और शब्द युग्म का अर्थ भेद, और एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वन वर्ड, और फिर आ जाएगा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यदि प्रश्न अपना सही हो जाता है तो अपन काफी सारे विद्यार्थियों से आगे होते हैं, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली से काफी सारे विद्यार्थी गलत करके आते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा साथियों, ये जो सामान्य हिंदी है, अब आपने यदि आगे और कई सारे कंपटीशन की तैयारी पीछे कर रखी है, तो सामान्य हिंदी में साथियों अब आपको ज्यादा परिभाषाओं में या इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कंसेप्ट समझने हो
तो 9th से 12th वाली जो ग्रामर की स्कूलों में चलती है अपने सामान्य हिंदी वाली ग्रामर वाली पुस्तक, उसका अध्ययन कर लें। उसमें बहुत अच्छी तरीके से सरल तरीके से हिंदी की जो कंसेप्ट होते हैं वो समझा रखे हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उदाहरणों पे विशेष जोर देना है। जैसे संधि और संधि विच्छेद है तो उदाहरण अधिक से अधिक देखना है। यहाँ यदि परिभाषाओं के अंदर उलझ के रहोगे, हालांकि ये भी है कि परिभाषा समझे बिना आप उदाहरण नहीं समझ सकते, लेकिन परिभाषाएं एक बार समझ ली है तो फिर आपको अधिक से अधिक उदाहरण देखने हैं उसमें, ठीक है। अब उपसर्ग प्रत्यय ये ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको सीधे उदाहरण से आप नियम की तरफ भी चल सकते हैं। इसमें सीधा सीधा देखे, शब्दों को तोड़ के देखना पड़ेगा आपको। यदि सार्थक अर्थ बीच में से निकल जाता है, सार्थक शब्द निकल जाता है जिसका कोई अर्थ निकले, तो आप आराम से उसके उपसर्ग और प्रत्यय पता लगा सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण बहुत ज्यादा काम करने वाले। पर्यायवाची अधिक से अधिक उदाहरण देखने पड़ेंगे, विलोम शब्द अधिक से अधिक उदाहरण देखने पड़ेंगे। ऐसा ही इनमें भी आपके वन वर्ड है, शब्द शुद्धि, मुहावरे, तो यहाँ पे आपको उदाहरणों का खेल है सारा का सारा। तो अधिक से अधिक जैसे उदाहरण जहां देख पाए, 1 घंटा 2 घंटा, इसके लिए अच्छा टाइम टेबल बनाए आप वीडियो परीक्षा के लिए। तो 1 घंटा 2 घंटा जो भी निर्धारित करते हैं तो बेहतर तरीके से उदाहरणों पर जोर रखें। और यहाँ पे आपको ये नंबर लेने ही लेने, क्यों 30 अंक देखो यार, हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। क्यों हिंदी ऐसा, इसके देखो व्याकरण है साथियों, व्याकरण आपने स्टार्ट से पढ़ी है, आपने स्कूल समय से पढ़ी है। तो बहुत सारे शिक्षक भर्ती के लिए जैसे रीट का एग्जाम देते हैं, वहां पे भी हिंदी तैयार की है। हिंदी तो लगभग सब में आपके आई है, तो वहां पे ये 30 नंबर आपके बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं। तो यहाँ पे विशेष जोर देना है। 30 नंबर आप अधिक से अधिक उदाहरण देखेंगे तो आपके 30 नंबर यहाँ पे काफी सारे नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। फिर आ जाता है आपके अंग्रेजी। अब अंग्रेजी 20 अंकों की है। काफी सारे विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमजोर होती है, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल है अंग्रेजी की। देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल। तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल पे जो इसमें अब देखो इन्होंने विस्तृत दे नहीं रखा कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे कौन से नहीं आएंगे, लेकिन आप एक तरीके से सामान्य जो अंग्रेजी पूछी जाती, ग्रामर पूछी जाती है, वही सामान्य पूछे जाते हैं, आर्टिकल वगैरह जो आते हैं वो सब, तो उनको देखें और उनके अनुसार इसमें भी अधिक से अधिक आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं। तो ये 50 नंबर की आपके हो जाएगी भाषा, ठीक है। भाषा ज्ञान जो है 50 नंबर का, उसमें भी हिंदी पर विशेष जोर है। 30 नंबर है तो हिंदी पे आपको भी विशेष जोर रखना है, और ये 30 नंबर आप अच्छी तरीके से आप अपने कब्जे में ले सकते हो। तो जो भी 1-2 घंटा आप निर्धारित करते हो टाइम टेबल के अंदर समय, उसके अंदर हिंदी पे अच्छा जोर देना। फिर आते हैं अपन गणित। गणित है साथियों आपके 40 अंकों की, ठीक है। उसमें से आपके दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात, समय, ये सारे जो है साथियों ज्यादातर जिसके अंदर गणित विषय, जैसे काफी सारे लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, काफी सारे गणित विषय आपके साइंस वाले जो है वो रीट की देते हैं, उनमें भी आता है। तो काफी सारे विद्यार्थियों की ये गणित पटवारी यदि देते हो उसमें आता है। तो गणित वाले विषय के अंदर जो आप सामान्यतः टॉपिक देखते हो वो इसमें भी शामिल किए गए हैं, और यहाँ पे भी आपके अभ्यास का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। गणित के सवाल हल करने के लिए बेहतर रणनीति, पढ़ने के साथ साथ एग्जाम हॉल की भी बेहतर रणनीति काम आती है। और यहाँ पे जिसका अधिकतम अभ्यास होता है वो बाजी जरूर मारता है, क्योंकि उसके सामने वे सारी डिजिट आखिर में घूम फिर के आती है, और उसके बाद में उसको एग्जाम में जब मिलता है तो वो अभ्यास का उसे बहुत फायदा मिलता है। तो यहाँ पे 40 अंक है। यदि आप इसमें देखोगे तो रीजनिंग इन्होंने हटा दी है, यहाँ पे गणित दे दी है। पिछले जो स्कीम थी उसके अंदर रीजनिंग भी शामिल की गई थी, तो यहाँ पे रीजनिंग इन्होंने हटा दिया और गणित के सारे टॉपिक दे दिए हैं। तो यहाँ गणित पे आप अभ्यास का अहम रोल रहेगा। और यहाँ पे ज्यादा मतलब जैसे किसी का देखो गणित भाग कमजोर ही है, कमजोर है, तो कुछ टॉपिक जो सूत्रों पर आधारित होते हैं वो अच्छी तरीके से आप याद कर ले। जैसे कि ब्याज वाला आपके लाभ हानि वाले हैं, सूत्रों पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। अनुपात समानुपात है, प्रतिशत के आधार पे जो सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे जो है। तो वहां पे अब आपको यहाँ पे अपने योग्यता के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, और इसको यदि व्यवस्थित तरीके से आप परफेक्ट रणनीति के साथ में फॉलो नहीं करेंगे, तब जाकर आपके कहीं ना कहीं जो है, यदि सभी को एक साथ समेटने की करोगे तो थोड़ी कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। लेकिन जिनके पहले प्रैक्टिस में रहा है उनके लिए काफी फायदा होने वाला है। इसके बाद देखते हैं साथियों सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर आपके आ जाएगी समसामयिकी यानी कि करंट।
लेकिन है कितने नंबर का? 10 अंकों का है, ठीक है। और सामान्य विज्ञान जो है वो भी 10 अंकों का है। तो ये जो 20 अंक है साथियों, इसमें से करंट है आपके 10 अंकों का और सामान्य जनरल साइंस जो है वो 10 नंबर की है। यहां पे साथियों आपको करंट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वार्षिकांक जो आते हैं स्पेशली, क्योंकि यहां पे आपके देखो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है और राज्य स्तरीय है, ठीक है। तो यहाँ पे वार्षिकांक जो आते हैं उस पर आप अच्छी तरीके से उसे अध्ययन कर लेंगे, चाहे आप एग्जाम से 15-20 दिन पहले भी उसे पढ़ते हैं तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि एग्जाम से महीने भर पहले तक का आप अच्छी तरीके से पढ़ लें वार्षिकांक से, यानी या फिर क्रोनोलॉजी जो आपके मंथली क्रोनोलॉजी आती है तो उसमें से भी आप पिछले 4-5 महीनों की और अभी जो आएगी वो क्रोनोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ले तो वहां पे भी आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा वार्षिकांक पढ़ते हो तो उसके अंदर व्यवस्थित तरीके से दे रखा होता है। अब कई विद्यार्थी पूछते हैं सर वार्षिकांक कौन सा पढ़े? अरे कोई भी पढ़ सकते हो। वार्षिकांक मतलब मैटर तो अंदर वो का वो ही मिलना है। अब कंपनी जो है मूमल वगैरह ये अच्छी चलती है करंट के अंदर, तो आप कोई भी पढ़ सकते हो वार्षिकांक से, उससे वो नहीं है कि कौन सी पढ़े कौन सी नहीं, वो डिसीजन आपको लेना है। तो यहाँ पे आप वार्षिकांक पे विशेष जोर दे सकते हैं और आपका करंट वहां से क्लियर हो सकता है, ठीक है। सामान्य विज्ञान साथियों, यदि बहुत विस्तृत या विस्तृत मटेरियल वाली किताब को चयन करते हो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वह ये समय उसके लिए उचित नहीं है। यहाँ पे आपको यूं कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स टाइप चाहिएंगे। यदि आपके नोट्स पहले से बन रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये नोट्स बनाने का समय भी नहीं है कि नोट्स बना पाओ आपको चाहिए सार गर्भित सामग्री और व्यवस्थित रूप से याद हो जाए। अब यहाँ पे 10 नंबर का ये है सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के टॉपिक बहुत सारे होते हैं तो आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स और उस हिसाब से ही पढ़ना है। ज्यादा गहराई में यहाँ पे उतरने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विज्ञान में सामान्य स्तर पे ही पूछा जाता है, साइंस को मतलब साइंस वालों के हिसाब से गहराई में नहीं ले जाया जाता, सामान्य विज्ञान के हिसाब से पूछा जाता है। तो सामान्य विज्ञान ऊपरी तौर पर या कोई वन लाइनर टाइप आती है तो उसको आप पढ़ के और अच्छी तरीके से, या आपके एनसीईआरटी सार संग्रह कोई आता है सामान्य ज्ञान का तो उसको पढ़ के आप अच्छी तरीके से यहाँ पे विज्ञान जो जनरल साइंस वाला पार्ट है वो कवर कर सकते हो, ठीक है साथियों। और देखते हैं अपन अब सामान्य विज्ञान के अंदर भी आपके काफी सारी चीजें इसमें दे रखी है कि सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों विश्लेषणों पर आधारित है और जिनसे विज्ञान की समझ और परख होती है। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के मुद्दों पर ज्ञान की परख की जाए। यानी कि स्पेशली दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, तो इस पर विशेष जोर देना है। बाकी दैनिक विज्ञान जो है वो आपके पूछी जाएगी, तो ये दैनिक सामान्य विज्ञान है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। यदि भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की बात करें 30 अंकों की है, ठीक है। 30 अंकों की भूगोल और प्राकृतिक संसाधन आपके दे दिए, जिसके अंदर आपके संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, महाद्वीप, यानी कि महाद्वीप वाला पार्ट आपके आ गया। अब अपनी जैसे सेकंड ग्रेड की जो निःशुल्क क्लासेस चल रही है इसमें मैं महाद्वीप ही अभी करवा रहा हूं। महाद्वीप, महासागर वो अब चलेंगे अपने, तो वहां से आप यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं डालता हूं, इन शॉर्ट और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही डालता हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हो ये चीजें वहां पे मैं करवा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में जो पुस्तकें हैं, नई पुस्तकें लेने का देखो समय अभी नहीं है, पुरानी पुस्तकें जो पढ़ रहे थे उन्हीं को आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आप नई पूरी की पूरी लेते हो और उसे शुरू से आप सोचो कि 2-2.5 महीने में मैं पूरी पढ़ लूं, तो आप इसे पूरी पढ़ भी नहीं पाएंगे। और जब तक मैं समझता हूं कि पुस्तक को पूरी पढ़ के यदि 2 बार रिवाइज नहीं कर ले तो उस पुस्तक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, चाहे कोई भी पुस्तक हो। तो यहाँ पे नई पुस्तकों का इतना महत्व नहीं रहेगा, पुरानी पुस्तकें और यदि आपके नोट्स कोई बन रखे हैं तो उनका बड़ा महत्व रहेगा। और यहाँ पे पुस्तक चयन में ये देखना कि कोई मतलब बहुत विस्तृत या कि ग्रंथ टाइप की पुस्तकें आपको यहाँ पे फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। यहाँ पे आपको मतलब सार कर्पित सामग्री देने वाली कोई पुस्तकें हैं तो वो ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली, समय भी वही है कि आप उसे अच्छी तरीके से 1-2 बार पढ़ पाए और उसके आधार पर आपके जितने प्रश्न बन जाए वो बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है, फिर है भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। अब ये अलग से पूरा एक दे रखा है और टॉपिक देखो पर्यावरण, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ये अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो यहाँ से बहुत काफी सारे प्रश्न आपके इन 30 अंकों में से कवर होने वाले हैं। इसके अलावा
राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य जिसके अंदर मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल व सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन भूमि, पशु संपदा, वन्य जीवन, यानी इन शॉर्ट यदि कहा जाए आपको साथियों तो राजस्थान का इसके अंदर ज्यादा टॉपिक दे रखे हैं तो ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो मान के चले लगभग राजस्थान के इसमें से 15 प्रश्न के करीब आपके बन सकते हैं और 15 प्रश्न बाकी के इन दो में से बन सकते हैं। तो राजस्थान के इस पर आपको विशेष जोर देना है। अभी ये देखा भी गया है कि काफी सारी भर्तियों के अंदर राजस्थान के जीके पर ज्यादा जोर रखा गया है और इस वीडियो के सिलेबस में भी राजस्थान के जीके पर बढ़िया जोर दिया गया है। तो ये चीजें हैं साथियों जो आपको आगे कर सकती है। आपको यहाँ पे अपने योग्यता के हिसाब से देखना है कि हम यहाँ पे क्या क्या हमारे हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो ये राजस्थान की, इसमें भी आप ज्यादा गहराई में जैसे आप ऑथेंटिक पुस्तकें वगैरह ये पढ़ने का समय यहाँ पे नहीं है अब, क्योंकि आपके पास में समय कम है। तो सार गर्भित जो चीजें हो वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। जैसे अपने वन लाइनर राजस्थान की अभी निकली, उसमें से भी यदि आप काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे। सभी तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि वो स्पेशली सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर लिखी गई है, लेकिन काफी सारे टॉपिक जो वन लाइनर अप्रोच पर मैंने लिखे हैं वो मिल जाएंगे और उसमें से काफी सारी आपकी मदद हो सकती है। तो देख लेना एक विकल्प के तौर पर। मैं ये नहीं बता रहा कि आपको वही चीज लेनी है या उसके अंदर से ही आपके सारे कवर हो जाएंगे, एक विकल्प के तौर पर कि इन शॉर्ट आपकी वो काफी सारी मदद कर सकती है, तो वो भी आप देख सकते हो एक विकल्प के तौर पर। ठीक है, बाकी ये चीजें देख लेना। इसके अलावा जैसे राजस्थान से रिलेटेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर ही टेस्ट सीरीज भी चला रखी है अपन ने, जो मात्र 51 रुपए में चलाई लागत मूल्य में। तो यदि अब समय है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है तो वहां से भी आप यदि चाहो तो फायदा उठा सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। वहां पे देख लेना, पहले काफी सारे टॉपिक राजस्थान के लगभग ऐड हो चुके हैं, तो वहां देख लेना। उसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सारे टॉपिक दिए गए 51 रुपए की शुल्क में विद्यार्थियों की सहायता के लिए, मदद के लिए। तो वहां से भी आप देख सकते हो। आपको यदि अभ्यास की जरूरत महसूस होती है तो वो देख सकते हो, तो वहां पे देख लेना। बाकी यहाँ पे आपके अब जैसे आप मॉडल पेपर वगैरह आने लगेंगे तो अभ्यास जरूर करते रहना साथ में। ये है, कहीं से भी करो, चाहे वो मैटर नहीं करता, लेकिन अभ्यास आपको करते रहना है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है सब। अब साथियों देखते हैं अपन राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। अब ये राजस्थान का ये सब आ गया। इसके अलावा राजस्थान के जीके में देखो और क्या क्या है, उसको देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, क्योंकि सिलेबस काफी समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, आज आया है तो इसको व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं क्या क्या है। तो राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन के अंदर साथियों आपके राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, यानी कि उद्योग वाला टॉपिक आ गया, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, ये पूरा उद्योग वाला आ गया। राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। पंचायती राज अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, जिसमें से काफी प्रश्न बनते हैं। तो ये सारे मतलब एक तरीके से देखा जाए साथियों, राजस्थान जीके आपके पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो राजस्थान जीके आ रहा है, राजस्थान जीके में से सवाल भी देखो ज्यादा है। ठीक है, अभी ऊपर देखा अपन ने वो, फिर ये 30 अंक यहाँ पे राजस्थान के स्पेशली 30 अंक आ रहे हैं आपके, जो राजस्थान के संदर्भ में आपके आगे कृषि और संसाधन संबंधित दे रखा है, लेकिन इसमें ये सारी चीजें आ गई है। ठीक है, बात करते हैं अगले की, जो अंतिम है इसके अंदर, इतिहास और संस्कृति। यहाँ पे ये भी 30 अंकों का टॉपिक, 30 अंकों की यूनिट इसमें दे रखी है। इसमें से यदि देखोगे आप तो भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, प्रमुख स्मारक, ठीक है, मुख्य स्मारक आ गए, साहित्यिक कार्य आ गया, साहित्यिक कार्य के अंदर आपके साहित्यिक रचनाएं वगैरह वो सब आ जाएगी। पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में। अब भारत के संदर्भ में इतना है, ज्यादा गहराई में उतरने की आवश्यकता आपको नहीं है। मुख्य पढ़े, जैसे पुनर्जागरण पढ़ते हैं तो आप राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये मुख्य अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है, और ज्यादातर प्रश्न इनमें से बनते हैं, तो इनमें आपको गलती नहीं करनी है। लैंडमार्क है, मुख्य साहित्यिक कार्य है, तो साहित्यिक रचनाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके जाएं। तो ये आपको कुछ अपने अकॉर्डिंग देखना है, और ज्यादा गहराई में उतरोगे तो मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक स्पेशली दे रखे हैं इंडिया से संबंधित, तो आपको ऊपर के तथ्य अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, उसके
उसके बाद में आप गहराई में उतर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी राजस्थान की भूमिका विशेष है, राजस्थान जीके पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, यहां पे देखेंगे राजस्थान के इतिहास संस्कृति के विशेष संदर्भ में, जिसमें आ जाएगा आपके मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति। स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक जागृति से संबंधित है, आपके प्रजामंडल वगैरह जो वो सब आंदोलन हुए थे वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक जीवन है, उससे संबंधित संगठन है, वो सब आ जाएंगे। राजनीतिक एकता, फिर उनसे लिंक टॉपिक है ये। बोलियां व साहित्य, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। संगीत, नृत्य व नाटक, अब इसमें लोक नृत्य भी आ जाएंगे, आपके नाटक पे आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो वो जो आपकी ये संस्कृति से संबंधित ही है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपके धार्मिक विश्वास यानी धर्म से संबंधित आ जाएंगे, जिसमें लोक परंपरा आ जाएगी आपके। फिर संत, जो राजस्थान के प्रमुख संत, कवि, वीर पुरुष यानी कि राजस्थान के आपके आ जाएंगे इसके अंदर जो प्रमुख व्यक्तित्व है वो आ गए। लोक देवता और लोक देवियां, ठीक है, तो लोक देवता लोक देवियां ये आ गई, संस्कृति से संबंधित टॉपिक आ गए। हस्तकला आ गई। ठीक है, हस्तकला आपके उद्योग वाले ऊपर भी दे रखा था, वहां पे यहीं पे दे रखा है, ये देखो राजस्थानी हस्तकला। ठीक, तो यह हस्तकला आ गई। मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, और ये जो है आदिवासी जनजाति के संदर्भ में। ठीक है, ये साथियों राजस्थान के कल्चर और ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड अधिकांश जो क्लासेस है अपनी YouTube चैनल पर सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर स्पेशली राजस्थान के अलग से मतलब पूरा राजस्थान जी के उनको पूरा करवाया हुआ है। तो यदि आप चाहो तो ये सारे टॉपिक है अपने आभूषण, रीति रिवाज, मेले त्योहार वगैरह बढ़िया तरीके से वहां करवा रखे हैं। और इसके अलावा आपको वन लाइनर के अंदर भी ये बढ़िया तरीके से दे रखे हैं। सब तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर है पूरी तरीके से, लेकिन काफी सारे आपको उसके अंदर, क्योंकि वो राजस्थान की भूगोल, इतिहास और संस्कृति पर ही लिखी हुई पुस्तक है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे। और अब यदि मैं ये कहूं आपको कि इनके लिए आप 6 से 12 तक की किताबें पढ़ लेना वगैरह, ये उचित नहीं होगा। यहाँ पे साथियों आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, जो अब आपको ध्यान में रखनी है। ये तो था आपका सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, ये सिलेबस पूरा हो गया। ठीक, अब देखो वापस देख लेना, यहाँ पे राजस्थान की विशेष भूमिका है, यहाँ पे ये पूरा राजस्थान के संदर्भ में यानी 30, और यहाँ पे भी यदि देख लो आप 30 में से 20 अंक यानी 50 के समथिंग ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आपके आ जाएंगे लगभग 10-15 अंक के करीब कवर हो जाएंगे यहाँ पे, तो 60-65 अंक हो गए। इसके अलावा फिर आपके जो है बाकी दूसरे ये सारे हो गए। तो अब यहाँ पे एक बार बैठकर अच्छी तरीके से सिलेबस का एनालिसिस करके इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाकर और फिर अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने हिसाब से इसका एक बार आप व्यवस्थित रूप से टाइम टेबल बनाकर अपने हिसाब से तैयारी करें। अब कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देनी है। देखो पूरा सिलेबस आप 2 महीने में, ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत गहराई के अंदर पूरा तैयार कर लो, लेकिन जो प्री की तैयारी कर रहे थे उनके बहुत सारा फायदा है। यहाँ पे देखो कंप्यूटर हटा दिया है, एक तो इन्होंने कंप्यूटर हटा दिया, रीजनिंग हटा दी है। ठीक है, ये 2 बदलाव किए, बाकी कई टॉपिक बढ़ाए हैं जीके के अंदर वगैरह। अब यहाँ पे आपको देखो भारी भरकम ग्रंथ या नई पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पुरानी पुस्तकों को ही ज्यादा महत्व देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कोशिश करें कि सार गर्भित पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करें, तो वो आपके इस समय में ज्यादा आपके काम आने वाली है। ठीक है, एक तो सार गर्भित पुस्तकें। ठीक है, एक क्या करते हैं यहाँ पे विद्यार्थी कि मैराथन क्लासेस, कई सारे मेरे विद्वान साथी जैसे यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस लेते हैं, 8 घंटे की, 9 घंटे की मैराथन क्लासेस वहां पे देखने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से ये मैराथन क्लासेस आपके काम की नहीं है। ठीक है, मैं नहीं लेता हूं इसलिए नहीं है ऐसा नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं जो व्यवस्थित कह रहा हूं आपको कि ये चीज वास्तव में अभी काम की नहीं है आपके, तो मैराथन क्लासेस से बचे। ठीक है, मैराथन क्लासेस से बचना है। क्यों? क्योंकि 8 घंटे मैं जो बताऊंगा, मान लीजिए मैराथन क्लास में, वही आपको देखना है, और एक 8 घंटे आप अपने हिसाब से पढ़ोगे तो व्यवस्थित ज्यादा पढ़ पाओगे। एक मैं जो बता रहा हूं वही नजरिए से आपको देखना होगा, और एक आप अपने नजरिए से देखोगे, तो यहाँ पे ये समय बहुत ज्यादा व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे इससे बचना चाहिए। यदि यहाँ पर जैसे क्रैक कोर्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप समझो कि 2 महीने के लिए कोई कोचिंग संस्था है, मैं किसी की न तो मना कर रहा हूं कि आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो नहीं, विद्यार्थी हित में जो है वो चीज बता रहा हूं।
कि यदि कोई कोचिंग संस्था वगैरह जैसे क्रैक कोर्स करवाती है कि 7-7 8-8 घंटे का आपका बैच लगेगा, ये पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा, वो है। तो देखो वो संस्था तो अपने हिसाब से सुविधा दे रही है और वो उनका काम है, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए क्या ठीक है। तो वहां पे क्रैक कोर्स 8-8 घंटे 9 घंटे आप किसी कोचिंग संस्था में बिताते हो, इससे बढ़िया है कि आप वो 7-8 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी पे दें। और कोई जो स्पेशली टॉपिक कमजोर है, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है, स्पेशली कोई टॉपिक कमजोर है, उससे रिलेटेड कोई विशेष शिक्षक पढ़ा रहा है, तो वहां से आप अपने टॉपिक क्लियर कर लें, इससे समय भी बचेगा और आपकी रणनीति बेहतर तरीके से बनेगी, आप अन्य विद्यार्थियों से आगे होंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे विचार सभी विद्यार्थियों के विचार से साझा मतलब पूर्णतया सहमत हो, लेकिन ये मेरे विचार है और विद्यार्थी हित के अंदर यदि बताऊं बात तो ये सही है। तो वहां पे इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। पुस्तकों के एक क्या कहते हैं स्टूडेंट, मारवाड़ी में कहते ढगलो लगा दे, पुस्तकों के ढेर से बचना चाहिए। व्यवस्थित, सीमित और सिलेक्टिव बुक्स आपके पास में होनी चाहिए कि हाँ ये है जिन्हें मैं समयबद्ध तरीके से रिवाइज वापस कर सकूं, ठीक है। और एक होना चाहिए आपका यहाँ पे टाइम टेबल व्यवस्थित बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल की जरूरत है, ठीक। कई जने आप पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े, यहाँ घंटे महत्व नहीं रखते, जितना पढ़ सकते हो उतना बढ़िया है। व्यवस्थित, जहां तक आपको थकान महसूस नहीं होती उतना, जितना पढ़ सकते हो उतना बढ़िया। आप कोई 14-15 घंटा भी पढ़ सके तो पढ़ सके भाई, उसकी काबिलियत, उसका इंटरेस्ट तो वो है। आपको 15 घंटे पढ़ने से भी कोई मरता नहीं है, ठीक है ना। तो ये घंटे वाली बात दिमाग में निकाल देनी चाहिए। कई जने किसी को कह दिया हो ना कि 14-15 घंटे आप पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो कहे कि पागल थोड़ी होना। अरे दुनिया में इतिहास पागलों के लिए ही लिखा गया है, जो पागलपंथी जुनून के साथ में काम करते हैं उनको ही दुनिया याद रखती है। तो यहाँ कोई पागल होने वाले नहीं है, कोई मरता नहीं है 14-15 घंटे पढ़ने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको 14-15 घंटे पढ़ने, जितना व्यवस्थित रूप से पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, ठीक है। मन लगा के जितना पढ़ लोगे उतना ही फायदा है, और जबरदस्ती यदि आपको 18 घंटे भी बिठा दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो ये अपनी जरूरत कैसी है, अपनी क्षमता कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी ध्यान रखनी है। करंट के लिए इधर उधर, जैसे वीडियो में कई जगह 1-1, 2-2 घंटे के करंट के आप वीडियो देखते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप पढ़ते पढ़ते किताबों से उब गए हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से वार्षिकांक आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा करंट वगैरह के लिए। एक यहाँ पे सोशल मीडिया से दूर रहे, कोशिश करें कि ज्यादातर, यदि आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है तब तक कोई वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि मैंने भी कहा कि आप यदि आपको हेल्प चाहिए तो देख सकते हो, लेकिन जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो नहीं देखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समय वहां पे भी हो सकता है आपको जरूरत महसूस नहीं है, वो चीज वहां पे बताई जा रही, तो वहां पे भी वो वेस्ट हो जाएगा समय, ठीक है। यहाँ पे समय की बड़ी अहमियत है, तो यहाँ पे इन चीजों से बचना है, ठीक है। अभ्यास जरूर करना, ठीक है। अभ्यास जरूरी, अभ्यास जरूरी इसलिए, चाहे कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभ्यास जरूरी, चाहे ऑफलाइन किसी मॉडल पेपर से कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल अपने सामने से निकलने जरूरी है, क्यों? परिस्थिति अपने सामने होनी चाहिए कि हम इस परिस्थिति से गुजरने वाले हैं, क्योंकि हमें याद बहुत है लेकिन 4 ऑप्शन आने पर हमारे प्रश्न गलत होते हैं। तो ये अभ्यास जरूर करना है आपको, और कोशिश करें अंतिम जो 15-20 दिन होता है उस समय मॉडल पेपर काफी सारे आ जाएंगे, मॉडल पेपर जरूर मिलाएं, ताकि आपके एक तरीके से बहुत अच्छी तैयारी हो जाए और अपने आप को वापस परख भी पाओ कि हम कहाँ हैं अभी इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्यवस्थित रूप से देख लेना कैसे अभ्यास करना है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन अभ्यास करना जरूर, अभ्यास की बहुत महत्ता होती है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको टाइम टेबल के अंदर शामिल करना है। बाकी कहना यही चाहूंगा, सारगर्भित पढ़े, ये समय सारगर्भित पढ़ने का है। यदि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, आजकल लाइब्रेरी की सुविधा बहुत अच्छी होती है, वहां से पढ़ सकते हैं। अनावश्यक कहीं भी सोशल मीडिया पर समय व्यर्थ न करें, कमेंटबाजी में न पढ़ें, और दिमाग में ये बात न रखें कि एग्जाम आगे जा सकता है, क्योंकि ये चीजें हमें पीछे कर देती है। एग्जाम आगे जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन हमें जरूर पीछे कर देती है बाकी अभ्यर्थियों से। शुभकामनाएं साथियों मेरी आप सभी के साथ है, और आपकी कोई शंका होगी तो उससे संबंधित जरूर वीडियो बनाकर आपकी मदद की कोशिश की जाएगी। बाकी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है, यदि आप समर्पित शिक्षक भर्ती के प्रति हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट जो भी कर रहे हो, तो आपका समर्पण उसके प्रति है, तो वहीं पे मेरे हिसाब से आपको तैयारी उस तरफ ही करनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि साथ में करना चाहते हो तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको ये चीजें बता दी जाएगी। तो ये था साथियों आपके पूरा सिलेबस,
और रणनीति में शामिल की जाने वाली वे विशेष बातें जो आपको अन्य विद्यार्थियों से आगे रख सकती है। बाकी आप अपने हिसाब से रणनीति बनाएं, अपनी योग्यता के हिसाब से बनाएं, वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।